चलो बेटा पढ़ रहे हैं। अब शांत हो जाओ सारे, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बोर्ड पे ध्यान दो। बस भाई, दोनों को निकाल दूंगा अभी मैं। नहीं मानेगा? इधर देखो सब लोग। लास्ट हमने 4-5 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, उसके आगे के एक्सपेरिमेंट आज पढ़ रहे हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने मिस किया एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेना। आज हम 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं और उसके बाद फोटोसिंथेसिस की लोकेशन कैसा है सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्रॉपरली लिखते हुए चलेंगे सारी चीजें, ठीक? तो सबसे पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कल, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था उसका कि ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। तो हमने क्या किया था, एक लीफ ली थी। इधर सुने सारे बच्चे, प्लीज फोकस करो। हमने कल जो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे उसमें सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमने कहा था कि एक लीफ है हमारे पास, उस लीफ में हमारे पास ग्रीन एरिया और नॉन ग्रीन एरिया है। जब लाइट में रखा तो ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस हो रही थी। उसका प्रूफ क्या है कि ग्रीन एरिया में स्टार्च बन रहा था। पहला ये पढ़ा हमने। दूसरा हमने ये बोला कि हमारे पास केओएच रखा था हमने टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में हमने केओएच रखा था। केओएच क्या कर लेता है, CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। उस वजह से लीफ का वो पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ठीक है? जो लीफ का बाहर है हिस्सा उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। यहां तक समझ में आ रहा है? तीसरा एक चीज और बता देता हूं, जिनने कल क्लास नहीं अटेंड करी उसको समझ कुछ नहीं आ रहा होगा, भले ही ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है, क्योंकि वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी खुद से, है ना? वो कोई मतलब ही नहीं है उसका, मुझे पता है, ठीक है? मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, होता क्या है, मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि जिन्होंने कल क्लास करी वो आगे कंटिन्यू करके समझ में आ जाए, और जिनका कल का छूटा है उसको एक बार देख लेना या रिवाइज कर लेना, ठीक है? ये हमें भी पता है बेटा, आप लोग को जितना आता है उससे ज्यादा कोशिश करते हो कि टीचर को दिखाया जाए कि हमें ज्यादा आता है। खुद को इंटेलिजेंट दिखाने की हैबिट सबकी होती है, इसमें कोई गलत तो है नहीं। दिक्कत यह है कि वो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए एग्जाम में, है ना? वैसा कुछ हो जाए तो शायद अच्छा हो, ठीक है? तुम्हें कोई नहीं जानता बेटा कौन इंटेलिजेंट क्या, अगल बगल वाले में खुद को कुछ नहीं आता किसी को, तो तुम्हारे आने ना आने से क्या हो जाएगा? इसलिए कह रहा हूं सीरियस रहो, अपनी चीजें पूछ लिया करो डाउट में। बहुत से ऐसे सिली डाउट पूछते हो बाद में जाकर के कुछ समझ ही नहीं आता मैं कि क्या पढ़ा दिया तुम्हें। और मॉर्फोलॉजी का जिसने डाउट पूछने हैं पूछ लो, कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज आपको नहीं समझ में आई वो पूछ लो। हमने वॉन सैक पढ़ना है बेटा, ठीक है ना? TW एंगलमैन हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमने वैन नील पढ़ना है, ठीक है? हम ये वाला साइंटिस्ट पढ़ेंगे वॉन सैक, क्या है इसमें बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी तक, सुनो ध्यान से। फोटोसिंथेसिस रिडक्शन होता है, CO2 की रिडक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस में एंजाइम यूज होते हैं, सेल के अंदर होता है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास और चीज क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। यस, ये चीज समझ में आ रही है? सारी चीजें बताई थी। उसके बाद हमने कहा था टोटल 7 एक्सपेरिमेंट है, कल 5 करा दिए थे, 2 आज हैं। कल पहला एक्सपेरिमेंट बताया था कि हमारे पास, जल्दी बैठ बच्चे जल्दी बैठ। पहला एक्सपेरिमेंट हमने क्या बताया था, जो लीफ होती है ना, हरे एरिया में फोटोसिंथेसिस होती है, पहला। दूसरा, KOH CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? ठीक है। तीसरी बात हमने बताई थी, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है। बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, जिसमें हमने माइस रखा था, कैंडल रखी थी, बुझ गई। तो मेन पॉइंट क्या था, ब्रीदिंग एनिमल, और कैंडल डैमेज करता है एयर क्वालिटी। और कौन रेस्टोर करता है एयर क्वालिटी? ग्रीन प्लांट। ये समझ में आ रहा है? ग्रीन प्लांट एयर क्वालिटी क्या करता है, रेस्टोर करता है। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब जो मैं अब बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हमने क्या करना, अब 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ने। ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। 1854 में एक साइंटिस्ट थे, जूलियस वॉन सैक। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हाइड्रोपोनिक्स पे काम किया था, ठीक है? वो आएगा नहीं क्योंकि वो चैप्टर हट गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, वॉन सैक ने बोला कि जब प्लांट ग्रो करता है, जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज फिर स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ये समझ में आ रहा है? दूसरा उन्होंने बोला कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में कौन मदद करता है, ग्रीन केमिकल, जो एक स्पेशल बॉडी में स्टोर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई 2 बातें समझ में आ गई? ठीक है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि सिर्फ ग्रीन एरिया है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो 3 स्टेटमेंट है वॉन सैक की, ये मैच द फॉलोइंग में आएंगी। जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो किस में आएंगी, मैच द फॉलोइंग में।
तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये है बेटा कि जब प्लांट ग्रो करता है, जब प्लांट ग्रो करेगा तो उसमें क्या अपीयर होगा? ग्लूकोज अपीयर होगा। यस, ग्लूकोज फॉर्म होगा। और वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? स्टोर होगा किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, तो इन्होंने पहला तो ये बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या होता है इन प्लांट्स, स्पेशल केमिकल होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्पेशल केमिकल है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल बोलते हैं। यस, जो प्रेजेंट होता है किसमें? प्रेजेंट इन स्पेशल बॉडीज। उन स्पेशल बॉडीज को हम बाद में किस नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से। ये दो स्टेटमेंट है जो वॉन सैक ने बोली। तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, ग्रीन पार्ट, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। ये तीन स्टेटमेंट है इसकी। किसकी तीन स्टेटमेंट है? वॉन सैक की। ठीक है, वॉन सैक ने किस ईयर में ये दिया? 1854 में। ठीक है, क्लियर है? ये तीन स्टेटमेंट, इनमें से कोई स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग में होगी या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में होगी। नोट करिए, आगे चलेंगे फटाफट से। लास्ट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखना है, जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी करेंगे। हो गया? जल्दी से लिखेंगे, तीन लाइनें लिखनी बस बेटा। एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ते रहे ओपन करके, जो लिख ले वो एनसीईआरटी रीड करे फटाफट से। वॉन सैक ने क्या बोला? हम लास्ट कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, सेवंथ एक्सपेरिमेंट जिसे वैन नील ने किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़े? पता नहीं, पर इसका कोई एक्सपेरिमेंट तो दे नहीं रखा। हाँ, इससे पहले नहीं बता रहा होगा। और किसी का तो नाम ही नहीं है। हाँ, हमारे पास जैसे नाम वाइज कौन है? प्रिस्ली ने एयर की बात करी, इनके नाउस ने किसकी बात करी कि लाइट इंपॉर्टेंट है, फिर इसने स्टार्च की बात करी है। सही है? TW ने क्या दिया? एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछेगा, बहुत ऐसा जाके उल्टा सीधा कुछ नहीं पूछेगा वो। ठीक, ये देखो यही दिया हुआ एनसीईआरटी ने। जो जूलियस वॉन सैक ने एविडेंस प्रोवाइड किए, मतलब एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना? एविडेंस प्रोवाइड किए किस चीज के? कि जब प्लांट ग्रो करेगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज कैसे स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में। इसको टेस्ट कर लिया होगा। उसके बाद इसने देखा कि ग्रीन सब्सटेंस है ना, उसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। कहां पे प्रेजेंट है? स्पेशल बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। लास्ट में लिखा हुआ है कि ग्रीन पार्ट में ही क्या होती है? वेयर ग्लूकोज इज मेड, दैट ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज अ स्टार्च। मतलब फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में हो रही है, क्योंकि ग्रीन पार्ट में ही स्टार्च बन रहा है। इसको पढ़ रहे हैं बेटा, वैन नील को। ये इंपॉर्टेंट है, पहले सुनना ध्यान से। वैन नील का कंट्रीब्यूशन पहले सुनो, मैं लिखूंगा फिर समझाऊंगा एक बार फिर से। सुने ध्यान से, बहुत ध्यान से सारे सुनेंगे, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनो ध्यान, 2 मिनट सुनो। देखो, हम लोग जब फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है? वैन नील एक साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन पे। वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होता है जो माइक्रोब्स पे काम कर रहा है, और ये किस टॉपिक पर काम कर रहे थे? बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन पे। ये चीज समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये पढ़ रहे होंगे। तो वैन नील ने क्या किया? वैन नील ने बोला कि यार, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके 2 स्टेप होते हैं। उसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या मतलब होता है कि यदि मैं वैन नील की बात करूं तो ये कौन है? सबसे पहले कौन है?
माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, यस। और ये क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे क्या, न्यूट्रिशन इन मोनेरा, यस। क्या स्टडी कर रहे थे, न्यूट्रिशन इन मोनेरा स्टडी कर रहे थे। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंपीरिकल इक्वेशन दी, इन्होंने मतलब हम एक इंपीरिकल इक्वेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस की जो इंपीरिकल इक्वेशन लिखते हैं वो क्या है, देखो इंपीरिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि 6CO2 प्लस 6H2O, इसको आप ऐसे पढ़ते हो C6H12O6 प्लस 6O2, ऐसी एक इक्वेशन लिखते हो। इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये जो इक्वेशन है बेटा, इसको मैं सिंपल इक्वेशन में भी लिख सकता हूं ऐसे, देखो मैं लिख सकता हूं CO2 प्लस H2O फिर CH2O प्लस O2। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। ये एक सिंपल इक्वेशन है ना, ये क्या है, अपनी एक सिंपल इक्वेशन है। इसने उनको बोला कि इंपीरिकल इक्वेशन है। अब देखो वैन, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है वैन नील का, सिंपल भाषा में समझेंगे, याद करेंगे सिर्फ। वैन नील ने बोला कि फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें लाइट और डार्क रिएक्शन नाम के दो रिएक्शन होते हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन नाम के दो रिएक्शन होते हैं। लाइट रिएक्शन में पानी टूटकर ऑक्सीजन बनाता है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वो पढ़ रहे थे किसकी, फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया की। तो उन्होंने बोला कि लाइट रिएक्शन में सर्टेन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जैसे पानी का टूटना ऑक्सीडेशन है ना, तो पानी के अलावा कुछ और चीज है जो लाइट रिएक्शन में टूटती है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली कि लाइट रिएक्शन में सर्टेन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, पानी हो सकता है या H2S हो सकता है, वो अपनी हाइड्रोजन देकर बाद में ग्लूकोज बनाते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पानी टूटेगा या कोई और चीज टूटेगी, उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट यूज करी सर्टेन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। सही है, सर्टेन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो पानी भी हो सकता है और H2S भी हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है, बोलो। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है, पानी से आती है। और उन्होंने इक्वेशन को ठीक किया फोटोसिंथेसिस की। तो उनकी जो पहली स्टेटमेंट थी वो ये थी, जो वैन नील के कंट्रीब्यूशन की पहली स्टेटमेंट थी, उन्होंने बोला कि इन लाइट रिएक्शन में हमारे पास सर्टेन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ये जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है ये क्या है, वो क्या करेगा बेटा, वो ऑक्सीडाइज होता है या ब्रेक होता है टू गिव हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन बनाता है। अब यहां पर इस बात को उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि लाइट रिएक्शन में जैसे मान लो पानी है, यस पानी है, वो टूट के उसने मान लो कोई कंपाउंड है एक्स, उसको अपनी हाइड्रोजन दे दी तो XH बन गया और साथ में ऑक्सीजन फ्री हो गई। ये चीज समझ में आ रहा है। उसकी जगह कहा कि यहां पर मेरे पास हो सकता है H2S, समझ में आ रहा है, और वो भी जाकर X को अपने ये देगा, यहां पर XH बनेगा और क्या बन गया, सल्फर बन गया। ये दोनों जो हैं, इन दोनों को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। समझ में आ रहा है, इन दोनों ये कॉमन है ना दोनों में, मतलब ये वो है जो जो सोर्स ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये दोनों किसका सोर्स है, किसका सोर्स है, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। लाइट रिएक्शन में क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं, यस क्लियर है। अब इसमें ये क्या बन गया, ऑक्सीजन, ये बाई प्रोडक्ट है, यस। और ये वाला बाई प्रोडक्ट किसमें है, ये भी बाई प्रोडक्ट है। अब इसमें उसने बोला या तो सल्फर बनेगा या सल्फेट बनेगा, कुछ ऐसा बन सकता है, यस। अब ये बाई प्रोडक्ट किसमें है, कौन से प्लांट में है, हाइयर प्लांट में, भाई तुम्हारे पास जो बाहर प्लांट है उनमें है। और ये किसमें है, इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यस। और कहां पर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो क्या उन्होंने बोला, उस बात को समझो ध्यान से। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो टूट के हाइड्रोजन देता है। वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है पानी हो, पानी की जगह कुछ और हो सकता है जो अपनी हाइड्रोजन देगा। क्लियर है, उन्होंने इस इन दोनों की जगह H2A लिख दिया, H2A। अब A में ऑक्सीजन लगा दो या A में क्या लगा दो, सल्फर लगा दो। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बोलो। तो इन्होंने क्लियर बोला कि लाइट रिएक्शन में कुछ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो टूट के क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। दूसरा उन्होंने बोला कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर, इज ओनली वाटर,
इज ओनली वाटर, किसके अंदर? इन हायर प्लांट्स। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे, या प्लांट्स लिख लेते हैं। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे पास एक इक्वेशन है जो आप पढ़ते आ रहे हो, 6CO2 प्लस 6H2O, क्या लिख रहे हैं? C6H12O6 प्लस 6O2। यहां पर कितनी ऑक्सीजन है? 12। यहां कितनी ऑक्सीजन है? 6। इससे क्या साबित हो रहा है कि कुछ ऑक्सीजन CO2 से भी आ रही है। अगर मुझे यहां 12 ऑक्सीजन चाहिए तो कुछ ऑक्सीजन कहां से आ रही होगी? CO2 से आ रही होगी। और यहां पर हम कह रहे हैं सिर्फ किससे आ रही चाहिए? पानी से। तो ये गलत है रिएक्शन। इसको उन्होंने कैसे ठीक किया कि 6CO2 तो लिखा, यहां पर 12H2O कर दिया। अब यहां पर बना C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये जो पानी बन रहा है ना फोटोसिंथेसिस में, इस पानी में ऑक्सीजन कहां से आ सकती है? CO2 से। लेकिन ये जो पानी की ऑक्सीजन है वो हमेशा कैसे आएगी? बाहर आएगी। ये समझ में आया? जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं, प्लांट छोड़ता है, वो हमेशा कहां से आती है? पानी से। पहली वाली इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो, वो यहां पर 12 ऑक्सीजन है, यहां कितनी है? 6। तो ऑक्सीजन कहां से आ रही होगी? CO2 से। इस चीज को उन्होंने एक टेक्निक से भी प्रूव किया जिसका नाम है रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। मेरी बात समझो ध्यान से। ये ऑक्सीजन कहां से आई है ये मुंह से नहीं बताएगी। समझ में आ रहा है? इसको पता करना पड़ेगा। जब कभी हम किसी एटम से पूछते हैं वो कहां से आया, उसका एक ही तरीका होता है, आप रेडियो एक्टिव कर दो, आप फिर उसे ट्रैक कर सकते हो। किसी को ट्रैक करने का एटम को क्या तरीका है? उसे रेडियो एक्टिव कर दो। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं कि अगर मैं आपसे फोटोसिंथेसिस में ऐसा पानी लूं, ऐसा पानी लूं जिसमें ऑक्सीजन O18 वाली है, तो रेडियो एक्टिविटी मुझे इसमें दिखेगी। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन में दिखेगी। अगर मैं ऐसा पानी लूं जिसमें मेरे पास हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव है, आ रहा है समझ? बोलो। तो रेडियो एक्टिविटी किस में दिखेगी? ग्लूकोज में। क्योंकि पानी की, ध्यान सुनेंगे, पानी की हाइड्रोजन किसके पास जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज के पास। और उसकी ऑक्सीजन कहां आती है? बाहर। इस तरीके को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर एटम को रेडियो एक्टिव करके यह पता लगाते हैं कि वो कहां जा रहा है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन रेडियो एक्टिव कर दूं तो मुझे वो कहां मिलेगी? ग्लूकोज में। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव कर दूं तो मुझे कहां मिलेगी वो? ग्लूकोज में प्लस पानी में। किसमें? इस वाले में। हाँ मिल जाएगी। एक्चुअल में क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये ग्लूकोज में और पानी दोनों में आ रही है। यहां जो कार्बन है वो सिर्फ ग्लूकोज में जा रही है, ऑक्सीजन कहां आ रही है? ग्लूकोज में और पानी में। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस निकली है वो सब कहां से आती है? पानी से आती है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? हमने एक रेडियो एक्टिव वाटर लिया है जिसका ऑक्सीजन O18 है, तो रेडियो एक्टिविटी किस में दिखेगी? ये क्वेश्चन आएगा। सही है। क्या ये वाली टेक्निक वैन नील ने कही थी? नहीं। एनसीईआरटी कहती है लेटर स्टडीज। लेटर स्टडीज प्रूव भी करती है, जो इन्होंने बोला कि सारी ऑक्सीजन कहां से आती है? पानी से। इक्वेशन ठीक किया। बाद की स्टडीज इस बात को कंफर्म करती है। सही है। बाद की स्टडीज क्या है? रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कब डिस्कवर हुई थी? 1930-40 के आसपास। उससे पहले नहीं है रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है? बोलो। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ बेटा। सोर्स क्या चीज? कहां पे? एक मिनट, कहां पे? यहां सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली वाटर। ऑक्सीजन होगा। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली वाटर इन हायर प्लांट। ऑक्सीजन होगा बेटा, लिखने में गलती हुई है। नोट करो। चलो एक बार रेडियो एक्टिविटी वाला अगले स्लाइड पे लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हो गया? जल्दी लिखो बेटा।
दोबारा बोल, आराम से पूछ, पहले शांत हो जा। क्या पूछ रहा, आराम से सोच पहले फिर पूछ। हाँ। हाँ। ग्रीन पार्ट ऑफ, भाई उनके पिगमेंट, उसमें पिगमेंट का कलर होता है सिर्फ, उसमें ग्रीन पिगमेंट तो होता ही है ना। एक्चुअल में ये पहली चीज तो चैप्टर रेफरेंस में किसके है, हायर प्लांट के। तो जब हमने चैप्टर का नाम हायर प्लांट रख दिया तो बाकी का रेफरेंस ही खत्म हो जाता है। समझ इस बात को। मान ले मैं तेरे से कहूंगा कि तूने खाना खाया, तो मैं उसके साथ ये थोड़ी बताऊंगा तो और 2,000 लोगों को किसने नहीं खाया। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, जब उसने चैप्टर का नाम हायर प्लांट रख दिया तो उसकी बहुत सारी स्टेटमेंट जनरल होंगी, है ना। वो बोलेगा ओनली ग्रीन प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड, वो एनिमल से कंपेयर कर रहा है। वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि मैं बैक्टीरिया से कंपेयर कर रहा हूं। सही है, तेरे बात में समझ गया। ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर होगा, सही है, रेड एल्गी में रेड कलर होगा, कलर होगा, पर उसमें क्लोरोफिल तो है ना, क्योंकि मेन पिगमेंट तो वही है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। हाँ, और बताओ। रेफरेंस होता है कई बार, कई कई चैप्टर में ना रेफरेंस पॉइंट वो इस तरीके से सेट करता है एनसीईआरटी में। ठीक है, और पूछो। क्या चीज, एक्स यहां पर एक्स है बेटा, एनएडीपी। एक्स क्या है, एनएडीपी। एनएडीपी की फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, एनएडीपी, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है। निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक तरीके से क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये। एक विटामिन होता है नियासिन, उससे बनता है ये एनएडीपी। कहां लिखा है, बायोमोलिक्यूल में। और बायोमोलिक्यूल एमडी सर पढ़ाएंगे, कल बात हो गई। बाय, एमडी सर से मेरी कल बात हो गई भाई। नहीं तो कल फिर बात हुई है? हाँ, पढ़ ले चुपचाप। पहले एक बार करो, कराना है इस वीक में कराना है फोटोसिंथेसिस, है ना। इस वीक के बाद तुम लोग फिर अपना पढ़ाई छोड़ देना, फोटोसिंथेसिस करने लग जाओगे। टी शर्ट का कलर चेंज करवा देंगे, ग्रीन, है ना। हाँ। क्यों, अच्छा ग्रीन है वो उधर। क्या बात कर दिया तूने, वाह। वाह भाई, नहीं। हाँ, ये जो तुम्हारी हरकत है ना, डेस्क वेक्स पीटने की, घर पे पिट पिटा जाओगे इस चक्कर में, है ना। हाँ, कोई पेरेंट्स सीरियस बात बोलेंगे, तुम डेस्क पीट रहे होगे, नहीं, है ना। अब तुम्हारे जैसा एक स्टोरी सुनाता हूँ भाई, सुन लो, जानते तुम्हारे जैसा एक बच्चा था, ठीक है। तो क्या होता है कि गांव वगैरह में उतना नेचुरल लाइट तो कम होती है, तो अंदर वाले रूम में बैठा था, खाना खा रहा था। तो उसके पिताजी ने पूछा और रोटी लेगा, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, उजाले से अंधेरे में दिख नहीं रहा था। ठीक है, 3 बार पूछा, फिर लोटा उड़ता हुआ आया मुंह पे। समझ में आया, अंधेरे में दिखता नहीं है ना, उजाले से अंधेरे में, वो तो गर्दन तो हिला ही रहा था वो। मतलब ये है कि जो तुम एक्टिविटी करते हो, ये ध्यान रखा करो उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मार्कर उड़ता हुआ, बोतल उड़ती हुई। हाँ, आईफोन आईफोन नहीं आएगा भाई, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। आ जाओ चलो, नेक्स्ट करते हैं बेटा। लिखो जल्दी से, मुझे एक बार रेडियो एक्टिविटी लिखवानी, जल्दी करो फास्ट। रेडियो एक्टिविटी का लिखवाना, जल्दी करो बेटा, फास्ट 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 फास्ट। बच्चे, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक एक जगह और यूज हुई है फोटोसिंथेसिस में, कहां पर, कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल में भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक हुई है। ट्रेसर टेक्निक का मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी को ट्रेस करते हैं। चलें आगे। ये इक्वेशन करेक्ट है, ये क्या है, उन्होंने इक्वेशन को क्या किया, करेक्ट किया। जिन्होंने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, वैन नील, उसमें लिखा हुआ है पता नहीं कौन सा माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन मतलब बहुत अच्छा, इंग्लिश का वर्ड है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं मतलब। ठीक है,
चले आगे, चलिए अब देखो, एक बार लिख लिया ना सबने, लिख लिया, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो बेटा सब लोग, क्या किया बेटा, लेटर साइंटिस्ट यूज रेडियो एक्टिव एक्टिविटी टू कंफर्म, क्या, कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर। सही है। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं यहां पे, क्वेश्चन ये है कि इफ प्लांट इज प्रोवाइडेड विद, ऐसा आएगा क्वेश्चन आपको, प्रोवाइडेड विद रेडियो एक्टिव वाटर, वाटर जिसमें H2O लिखकर O के ऊपर 18 लिख देगा, एंड नॉर्मल CO2, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम, तुरंत तो नहीं, रेडियो एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम कहां आएगी, स्टार्च में मिलेगी, ग्लूकोज में मिलेगी, ऑक्सीजन में मिलेगी, और हम यहां पर लिख सकते हैं उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में मिलेगी, तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसका आया तो लॉजिक क्या है कि आपने H2O में कौन सी रेडियो एक्टिविटी किसको लिया, ऑक्सीजन को। अगर मान लो हाइड्रोजन लेते तो चांसेस है कि वो ग्लूकोज में और स्टार्च में मिल जाती। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है। हाँ भाई, ग्लूकोज स्टार्च में एक साथ मिलेगी कुछ टाइम के बाद, पहले ग्लूकोज में मिलेगी, फिर वो कुछ टाइम के बाद किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च में। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, एक बार लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। कितनी नींद आ रही है भाई तेरे को, नींद आ रही है, सोए नहीं रात में। तुम इसको फोन कर लिया करो रात में, ये भी नहीं सोता है ना। डिस्कस कर लिया करो कि कौन सा मूवी देखना है आप जाके जाके। हाँ। पढ़ना मत बेटा तुम लोग। तो तू कहाँ था इतने दिन से भाई, तबीयत ठीक है। दिक्कत यह है कि एक तो तुम्हें आता कुछ नहीं है, और साल में 3 बार बीमार भी पड़ते हो सीजन में, है ना। अब फेवरेट फूड में तुम्हारे मोमोज है नहीं। हाँ, अब जितना चाइना में नहीं खाते उतना इंडिया में 3-4 स्टेट में मोमोज खा जाते हैं लोग, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। हाँ। मत खाया करो, बहुत खतरनाक तरीके से बनाते हैं वो लोग, तूफानी करते हैं उसके साथ बनाने के लिए। हाँ, मैं 2004 में, तुम्हें तो सुना भी नहीं होगा, 2004 में नॉर्थ कैंपस DU में एक प्रॉपर रेस्टोरेंट था उसके नाम से, तो जब तो बहुत बढ़िया लग रहा था। फिर हमने क्या किया, एक जगह अपना कोचिंग खोला, उसके नीचे रेंट पे जगह दी, वो मोमोज वाले थे वो। फिर एक दिन हम गए वहां पे देखने, फिर हमने एकदम हाथ जोड़ लिए कि अब नहीं खाएंगे भाई। अब नहीं बताऊंगा क्या देख लिए, छोड़ दे, चुप है, मत खाया करो बस। अरे यार कुछ नहीं, बढ़िया खाओ। लिखो, ये लिख लो कि टेबल बना लेना, जगह छोड़ दो, ये टेबल बना लेना। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, लास्ट में जाकर आप सारे एक्सपेरिमेंट रीड करके टाइम वेस्ट करोगे, टेबल बना लेना, उस टेबल को ही पूरा करना आपने। ठीक है, सही है। टेबल बना के रखो, उसका मेन पॉइंट्स आप लिख लेना यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लांट ग्रो करेगा, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च अपीयर होगा ग्रीन पार्ट में। उसमें क्या क्या लिखोगे, TW एंगल मैंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। ठीक है, टेबल बना लोगे भाई अपनी पास, सही है। और ईयर किस किस के याद करने, 1770 और वॉन सेक का 1854, और कुछ नहीं। आ जाओ, अगला टॉपिक ले रहे हैं बेटा हम लोग, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, पहले सुन लो ध्यान से ताकि उसको पढ़ सके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर उसको चालू करेंगे। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, 2 मिनट सिर्फ सुनो आप लोग। देखो, अगला टॉपिक क्या है कि हमें लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़नी है।
ठीक है, एकदम मान लो हम 10th क्लास के बच्चे से पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो वो कहता है ग्रीन पार्ट में होती है। जब हम ग्रीन पार्ट की बात करते हैं तो ग्रीन पार्ट दो है, मेनली लीफ है और कुछ स्टेम भी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास सेल के अंदर तीन प्रकार के, प्लांट के अंदर तीन तरह के सेल होते हैं। बेटा जो बच्चे नीचे देख के कॉपियां पलट रहे हैं, या सुन लिया करो, ये जो मैं बात बताता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है चीजों को समझने के लिए। लिख तो लोगे ही, सुनो पहले 2 मिनट सिर्फ। सबसे पहले अब टॉपिक है लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की लोकेशन हम प्लांट एनसीईआरटी लिखती है ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट हमारे पास कौन होता है? लीफ होती है और स्टेम होता है जो हरी हो, ब्राउन स्टेम नहीं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब हम बात करते हैं ग्रीन पार्ट में तो वो कौन से सेल्स होते हैं? प्लांट के अंदर तीन परमानेंट टिश्यूज हैं या सेल्स हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो पैरेनकाइमा जो सेल्स होता है उनका मेन काम फोटोसिंथेसिस होता है अगर वो ग्रीन हो तो पैरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं उनकी एक टाइप होती है मीजोफिल सेल। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वर्ड कहां से आया? जो प्लांट पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, जो डेजर्ट में रहते हैं उन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स, जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं उन्हें कहते हैं मीजोफाइट्स। मीजो मतलब बीच की कंडीशन। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल प्लांट्स के जो सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक सेल, उनको हमने क्या नाम दे दिया? मीजोफिल। मीजोफिल मतलब लीफ के अंदर है वो सेल। तो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स का नाम क्या रखा? मीजोफिल सेल रखा। वो पैरेनकाइमा होते हैं। क्या होते हैं? पैरेनकाइमा। याद रहेगी बात। दूसरी बात, स्टेम में क्या होता है बेटा? जो फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं वो बहुत डीप गहरे नहीं होते, ज्यादा गहरे नहीं होते। गहरे मतलब अगर मेरे पास ये स्टेम है तो स्टेम जो होती है बेटा वो गोल स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होता है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक फोटोसिंथेटिक सेल लगे रहते हैं, वो कॉलेनकाइमा होते हैं। क्या होते हैं? कॉलेनकाइमा। तो क्लोरोप्लास्ट दो तरह के सेल में मिलता है, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, पर मेनली पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा में भी हम क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहां पढ़ेंगे जहां मैक्सिमम होती हो, तो प्लांट के अंदर लीफ के पैरेनकाइमा सेल्स का नाम मीजोफिल सेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ये याद रहेगी, याद रहेगी। तो आपसे पूछा जाए लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल किसका? लीफ का। क्लियर है? और वो नेचर वाइज क्या होते हैं? पैरेनकाइमा होते हैं। ठीक है, और सुन ध्यान से, जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर, उसमें एक सेल पैरेनकाइमा होता है, पर एक भी सेल, बेटा बैठे बैठे नहीं सोते, ठीक है, उसके लिए एक चश्मा आता है स्पेशल, उसमें बनी रहती है आंखें, वो टॉम एंड जेरी में मिलता है। ठीक है, हाँ, उसको लगा के सो जाओ। कुछ बच्चे सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात सुनो। हमारे पास क्या होता है बेटा? एक्चुअल में क्या होता है? पैरेनकाइमा सेल्स तो हम देख ही रहे हैं। कॉलेनकाइमा सेल जो एपिडर्मिस जो होती है ना, उसके सेल सारे नॉन ग्रीन होते हैं, एक में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। ऑल एपिडर्मल सेल्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। याद रहेगी ये बात, ये बात याद रहेगी। तो एपिडर्मिस, लीफ की दो एपिडर्मिस हैं, एक आउटर एपिडर्मिस है ऊपर वाली, एक नीचे है अपर और लोअर वाली, उसके बीच में मीजोफिल सेल्स होते हैं, और डाइकॉट में उन्हें डिवाइड कर देते हैं हम स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेनकाइमा में। क्लियर है? मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। प्लांट के ग्रीन हिस्से में फोटोसिंथेसिस होती है, चाहे वो पेडिसल हो, चाहे वो क्या हो, उसका वो जो स्टिप्यूल हो, कोई भी ऐसी चीज हरी है वो फोटोसिंथेसिस करेगी। पहला पॉइंट, मेनली हरे पार्ट में ग्रीन स्टेम और लीफ होती है। लीफ में खास तरह के पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं जिन्हें मीजोफिल सेल कहते हैं। डाइकॉट में उन्हें स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेनकाइमा कहते हैं। मीजोफिल सेल में एनसीईआरटी ने पढ़ाया है 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। अब जरा ये समझो ध्यान से, प्लांट को लाइट लेना बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट क्या क्या करता है? सबसे पहले प्लांट क्या करता है? अपने लेवल पर अपनी जो पिट्योल है उसकी वजह से लेमाइना के एंगल चेंज कर सकता है। लाइट कम पड़ रही है तो सन की तरफ बेंड कर गया हल्का सा लेमाइना, सही है? तो पिट्योल की वजह से ओरिएंटेशन ऑफ लीफ बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन समझ में आता है? एंगल्स, लीफ के एंगल्स बदल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि लीफ में अपर और लोअर लेयर के नीचे कई बार सेल्स को बहुत पास लगा देते हैं। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? अच्छी लाइट पड़ पाती है। तो जो ऊपर वाला सरफेस होता है, जो जो सन की तरफ होता है, उस पे क्या करते हैं? सेल्स को बहुत पास। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको कि लाइट को लेके प्लांट क्या क्या कर सकता है।
सबसे पहले अपनी ओरिएंटेशन लीफ की बदल सकता है, दूसरा सेल्स की अरेंजमेंट बदल सकते हैं। इसीलिए अगर आप डाइकॉट की लीफ ऊपर से देखोगे तो गाढ़े हरे रंग की होती है, नीचे हल्के हरे रंग की होती है, क्योंकि ऊपर की साइड में ज्यादा सेल्स हैं। ये समझ में आ रहा है? तीसरी चीज और क्या कर सकता है प्लांट, कि सेल के अंदर भी जब लाइट पड़े उसके हिसाब से वो क्लोरोप्लास्ट को अरेंज कर सकता है। जब इवनिंग में और आफ्टरनून में लाइट अलग अलग एंगल्स पे आती है, तो जब लाइट ऐसे आए, मेरी बात सुनना ध्यान से, लाइट जब एंगल पे आए इवनिंग में, तो इसका मेरे पास ये फ्लैट सरफेस कौन सा है, ये फ्लैट सरफेस है ये। तो फ्लैट देखो बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है डिस्क शेप, तो ये होगा इसका चपटा सरफेस। तो ये फ्लैट सरफेस को पैरेलल लगा लेता है वॉल के साथ, दीवार के साथ, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट चाहेगा कि मैं दीवार के आसपास हूं, और इसका जो ये फ्लैट सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, फ्लैट सरफेस, ये किसके साथ लग जाता है, दीवार के साथ। किसकी दीवार के साथ, सेल वॉल के साथ। किसकी सेल वॉल, प्लांट की। तो प्लांट की सेल वॉल के साथ फ्लैट सरफेस पैरेलल आ जाता है। आफ्टरनून में क्योंकि लाइट बहुत तेज आती है, तो उस केस में जो फ्लैट सरफेस है वो पैरेलल है दीवार के साथ। समझ में आ रहा है? तो तीन चार तरह की एडेप्टेशन है लाइट को लेके। पहला, लीफ एंगल्स बदल सकती है, फर्स्ट हो गया, बोलो, लीफ एंगल्स बदल सकती है। दूसरा, सेल्स की अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की होती है प्लांट में। तीसरा, क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन बदल सकता है। नॉर्मली आपने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस के पास ईआर होता है, ईआर के पास गोल्जी बॉडी, ताकि कोई प्रोसेस कर सके। लेकिन क्लोरोप्लास्ट इंडिपेंडेंट काम करता है, वो लाइट के हिसाब से अपनी पोजीशन बदल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लाइट के हिसाब से अपनी क्या बदल सकता है, पोजीशन। उसके लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, जो यूकैरियोट का फीचर है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। यहां तक समझ में आ गई? तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब मैं लिखना चालू कर रहा हूं, अब लिखो। किसी को डाउट है किसी पॉइंट में पूछ लो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। भाई उससे ना पूछ, मेरे से पूछ। उसको क्या पता, वो खुद सो रहा है बैठ के। मेरे से सुन, फिर से सुनो। ग्रीन पार्ट में होगा, ठीक है, स्टेम और लीफ, मेनली लीफ में। लीफ में कौन से सेल्स, पैरेनकाइमा। वो पैरेनकाइमा की टाइप कौन सी है, मीजोफिल। क्या नाम है उसका, मीजोफिल सेल, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कि प्लांट अपनी ओरिएंटेशन बदल सकता है, एंगल्स बदल सकता है। सही है, किसकी मदद से, पेट्रियोल की मदद से, ठीक है। दूसरा, डाइकॉट में ऊपर ज्यादा सेल्स होते हैं, नीचे गैप होता है सेल्स में, उसे स्पॉन्जी और पेलिसेड कहते हैं, पास पास लगे रहते हैं सेल्स, ठीक है। तीसरा, इवन क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन बदलता है, एंगल्स बदलता है। क्यों, ताकि ज्यादा लाइट पड़ सके और तेज धूप में जले नहीं, इसलिए क्या सकता है, ऐसे आएगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोकेशन को लेके बात कर रहे हैं, मैं लिखना चालू कर रहा हूं, आप भी लिखेंगे अब। हाँ भाई, लोकेशन कहां है, ग्रीन पार्ट, सही है। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट शो फोटोसिंथेसिस। कौन सा ग्रीन पार्ट, बताएं भाई, लीफ और स्टेम। क्या नाम है उसका, लीफ है और स्टेम है। अब देखो, ये हमारे पास कौन सा सेल है, मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल बाय नेचर क्या है, पैरेनकाइमा। बाय नेचर क्या है, पैरेनकाइमा, और लीफ में प्रेजेंट है, यस। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नंबर याद है, किसी को बताया था, 20 से 40। सिंगल क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, क्लैमाइडोमोनास में, यस। सिंगल किस में होता है, क्लैमाइडोमोनास में, याद आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर अगली स्लाइड में बनाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट है। स्ट्रक्चर क्यों लिख रहे हैं जब बना नहीं रहे, तो क्लोरोप्लास्ट। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हम ये लिख रहे हैं बेटा कि हमारे पास क्या होता है, ध्यान सुनेंगे बच्चे, हमारे पास क्या होता है, इनसाइड सेल ड्यूरिंग इवनिंग, जो फ्लैट सरफेस है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, फ्लैट सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे अलाइन होगा, पैरेलल, अलाइन पैरेलल टू सेल वॉल, यस। और इन आफ्टरनून परपेंडिकुलर है। क्यों, उल्टा कैसे है,
उल्टा कैसे ये? सही तो है ये? उल्टा क्यों लग रहा है किसी को? इससे पहले उल्टा लिखा हुआ तुमने? अच्छा, अच्छा ये वाला कह रहे हो? सही तो है ये? अच्छा ठीक है यार, लिख लो ना, तुम लोग कितनी बात करते हो। ये डिपेंड कर रहा है लाइट पे, है ना? जल जाएगा नहीं तो क्लोरोप्लास्ट। चलो जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। भाई तू बिल्कुल वैसे ही बनाएगा जैसे मैं बनाऊंगा? हैं? ये पूछ तो ले क्या बना रखी है बाहर, ये सेल वॉल है? कम ज्यादा बना ले। ये सेल वॉल है, गिन के उतनी बना रहा है बिल्कुल। एक ज्यादा ही बना दी बल्कि। गजब है यार। तुम सर्जरी करा दोगे भाई किसी की बिना बात के, अगर डॉक्टर बन गए तो, है ना? हाँ। हो गया? बोल बेटा। क्या कह रहे बच्चे? हम्म। हम्म। तो ऑक्सीजन ही तो है। ये क्या बोल रहा है कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा तू समझ नहीं रहा इस बात को। ये जो प्लांट बना रहा है ना, प्लांट जो ऑक्सीजन बना रहा है, उसका सोर्स पानी है, पानी से टूट के आ रहा है, ये मतलब है इसका। तू गलत समझ रहा है, तू गैसेस एक्सचेंज समझ रहा है, वो नहीं है ये। प्लांट जो ऑक्सीजन बनाता है वो कहाँ से आती है? पानी से। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो ऑक्सीजन होती है, उसकी ऑक्सीजन नहीं है वो। ये कह रहे हैं, लिख लिया भाई? जल्दी करो यार, तुम लोग इतना धीरे और लिखते हो पता नहीं क्या। फोटोसिंथेसिस करेगा डेफिनेटली। हाँ हाँ, हरे वाला फ्रूट क्यों नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस? भाई हरा मतलब ही क्लोरोप्लास्ट है, और कोई तरीका है नहीं हरा लाने का। कोई भी चीज हरी सिर्फ किसकी वजह से है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। हर हरी चीज फोटोसिंथेसिस करेगी, पर वो कितने टाइम तक कर रही है, बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है। असल में क्या है, हरा रखा हुआ है, उसको ग्रोथ भी करानी है, उसके लिए खाना चाहिए। तो खाना कहीं और से लाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, उन्हीं सेल्स को देना होता है खाना खुद से। चलें भाई? चलो जल्दी बताओ। लिख लिया? अब आ जाओ।
ध्यान से सुने, आगे चल रहे हैं। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, डिटेल थोड़ा सा देख के करेंगे ताकि जो चीजें हमने कर ली हैं उसको ज्यादा मिक्स ना करें। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है भाई। नींद आ रही है इतनी तेज, ड्रैकुला की तरीके से कर रहे हैं। हाँ, बच्चे जो है ना, पता नहीं कितना पढ़ भी नहीं सकते, थोड़ा सा रोते रहते हैं दिन भर बैठ के। इधर देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन किसकी है? लिपिड की। ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है, यस। अब इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये स्ट्रक्चर थाइलाक्वाइड है, गड़बड़ नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर थाइलाक्वाइड है, ये एक और थाइलाक्वाइड, ये एक और थाइलाक्वाइड, एक और थाइलाक्वाइड। तो इस सिंगल को कह रहे हैं ग्रेनम, इस सिंगल को थाइलाक्वाइड कह रहे हैं, यस। और जब बहुत सारे थाइलाक्वाइड आ रहे हैं उसको कह रहे हैं ग्रेनम। और बहुत सारे ग्रेनम होंगे तो क्या होगा? ग्रेना। जैसे ये भी क्या है? एक ग्रेनम है, यस। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें मेरे पास कुछ ग्रेनम जो है, ये रे ऐसे, ठीक है। इसके बीच में ये वाला जो थाइलाक्वाइड है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रोमल लेमिली। क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रोमल लेमिली, सही है। यहां पर जो जगह है उसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, कई बार क्या होता है कुछ बुक्स में मैट्रिक्स लिख देता है, कुछ में स्ट्रोमा लिख देता है, पर नॉर्मल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्ट्रोमा वर्ड क्लोरोप्लास्ट के लिए है और मैट्रिक्स शब्द किसके लिए है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अपने दिमाग में बात रखना, ठीक है। अब जरा फोकस करो इधर, मैं जो बता रहा हूं। पिगमेंट्स जो होते हैं बेटा, वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास पिगमेंट जो है ग्रुप में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। पिगमेंट हमारे पास ग्रुप में प्रेजेंट है, ऐसे इस तरीके से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ये जो मैं बना रहा हूं पिंक कलर से, ये पिगमेंट का ग्रुप है, इसे फोटो सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के फोटो सिस्टम है, बेसिकली दो तरह के फोटो सिस्टम है। मतलब पिगमेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें फोटो सिस्टम कहते हैं। तो इसको कह रहे हैं PS2, फोटो सिस्टम 2। इस वाले को कह रहे हैं PS1, फोटो सिस्टम 1, ठीक है। यहां पर हमारे पास स्टार्च होता है और कुछ ऑयल की ड्रॉप्स होती हैं। अब जो जो बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं उसको समझना ध्यान से। हम क्लोरोप्लास्ट लिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को फंक्शनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या होता है? मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं, कौन से थाइलाक्वाइड आ जाएंगे? ग्रेनल और स्ट्रोमल, दोनों। फोकस करो नहीं तो समझ नहीं आएगा। मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास आ जाती है एक स्ट्रोमल लेमिली, स्ट्रोमल लेमिली। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सारे बच्चे देखेंगे। इधर देखो, क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर। इसके लिए कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना ये लिपिड बाइलेयर है और आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोरिन्स, बड़े साइज की पोर्स होते हैं, सही है, जिससे कुछ प्रोटीन अंदर आ सकती है। प्रोटीन अंदर क्यों लानी है? क्योंकि कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस बनवाता है क्लोरोप्लास्ट के लिए। याद है किसी को? इसलिए इन्हें क्या बोलते थे? सेमी ऑटोनोमस। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो हमने क्या किया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ये जो खाली जगह है पूरी, ये जो हमारे पास खाली जगह है ये वाली, इस पूरी खाली जगह को हमने क्या नाम दे दिया है? हमने क्या नाम दे दिया बेटा? स्ट्रोमा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने? स्ट्रोमा नाम दे दिया। इस पूरी खाली जगह को हमने स्ट्रोमा का नाम दे दिया, यस, ठीक है। अब ये जो थाइलाक्वाइड है हमारे पास, ये जो थाइलाक्वाइड है, ये थाइलाक्वाइड। अब देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक सिंगल को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एक सिंगल को हम क्या बोल रहे हैं? थाइलाक्वाइड बोल रहे हैं एक सिंगल को। ये सिंगल थाइलाक्वाइड है ये। और बहुत सारे थाइलाक्वाइड मिलके ग्रेनम बनाते हैं। बहुत सारे ग्रेनम, ये और ये क्या बनाते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हमने क्लोरोप्लास्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमने लिखा है मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें स्ट्रोमल लेमिली होगा जिस पर सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है। ये PS1 क्या होता है बेटा? फोटो सिस्टम 1। मतलब क्या होगा? मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट बिखरे हुए नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि वो बिखरे हुए हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट लगे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे जो चीज पूछूंगा मुझे बताना। देखो कैसे लगे होते हैं, एकदम समझो ना ध्यान से। मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की बनी हुई है,
ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। पिगमेंट भी लिपिड होता है, तो लिपिड को मेम्ब्रेन पर अटैच नहीं किया जा सकता, आर पर निकल जाएगा। तो उस मेम्ब्रेन पर पहले प्रोटीन लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पिगमेंट लगाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या लगाएंगे? प्रोटीन, फिर क्या लगा देंगे? पिगमेंट लगा देंगे। तो ये बात आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि पिगमेंट्स आर अटैच थ्रू सम प्रोटीन्स। क्लियर है? याद रहेगी बात। अब आओ ध्यान से, हमने क्या किया है, क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड कर दिया है मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? स्ट्रोमल लैमेली, और क्या आ जाएगा? ग्रेनल थाइलाकॉइड। ग्रेनल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लैमेली में क्या डिफरेंस है? ग्रेनल थाइलाकॉइड पर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता फोटोसिस्टम क्या होते हैं, याद रख लो। फोटोसिस्टम में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, 200-400 पिगमेंट का ग्रुप होता है, उसको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टाइप की बात कर रहा हूं। ग्रेनल थाइलाकॉइड पर PS1 भी होता है, ये PS2 है, और क्या है? PS1 है। स्ट्रोमल लैमेली पर सिर्फ क्या है? PS1 है। यहां तक कोई डाउट है? उसके अलावा मेरे पास क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है, जिसको एनसीईआरटी मैट्रिक्स भी लिख रही है। इसमें मेरे पास क्या होगा बेटा? डार्क रिएक्शन होगा। यस, उसका एंजाइम होगा जिसका नाम क्या है? रुबिस्को। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना जरा सही है कि नहीं। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। दोनों ठीक है? पहली तो ठीक है, मान लो, मैं कह रहा हूं पहली ठीक है। अगर रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, तो फिर मोस्ट अबंडेंट एंजाइम भी होगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एनीमिलिया को इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में डिवाइड करते हैं। मैंने बोला आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनीमिलिया, एनिमल किंगडम, ठीक है? तो इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट। क्यों? अरे यार, तुम लोग कैसे बच्चे हो भाई? मैं कह रहा हूं, मान लो पटना जो है, सुनना, अरे भाई लोगों सुन लो, पटना जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, तो लार्जेस्ट बिहार की नहीं होगी? नालायको। फिर मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर एंजाइम भी आ जाते हैं, नॉन एंजाइम चीज भी आ जाती है, तो एंजाइम तो ऑटोमेटिकली मोस्ट अबंडेंट हो गया। भाई प्रोटीन बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर एंजाइम है, एंटीजन है, सारी चीजें हैं। समझ आ रहा है? तो जब वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है तो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम भी तो होगा। ठीक है ना? हाँ। फिर तुम कहोगे सिली मिस्टेक हुआ है ना? दिक्कत ही है, आराम से पढ़ा करो। आ जाओ, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा ये हो गया, बोलो। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होते हैं बेटा? स्टार्च होता है। एक चीज और, स्टार्च हमेशा ग्रेन्यूल की फॉर्म में होगा। रीजन, स्टार्च वाटर इनसॉल्युबल होता है, स्टार्च पानी में नहीं घुलता। समझ आ रहा है? स्टार्च का एक हिस्सा हल्का घुलता है, पर स्टार्च इन जनरल वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए उसको स्टोर करते हैं। तो स्टार्च पानी में नहीं घुलता, तो क्या बनाएंगे? स्टार्च ग्रेन्यूल। उसके साथ हमने क्या लिख दे सकते हैं? कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट होती है। यस, एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि क्लोरोप्लास्ट में मुझे डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में मुझे डिवीजन ऑफ क्या मिलता है? लेबर मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, अब आपको समझ में आ रहा है मेम्ब्रेन सिस्टम किसकी बात कर रहा हूं? दोनों तरह के थाइलाकॉइड की। किसकी किसकी? ग्रेनल और स्ट्रोमल की, दोनों की। मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? लाइट रिएक्शन, जिसका एक और नाम क्या है? फोटोकेमिकल फेज। क्या नाम है? फोटोकेमिकल फेज, वो होता है। ठीक है, क्लियर? और दूसरा मेरे पास क्या होगा? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज, है ना? इसको, और ये कहां होता है? किसमें हो रहा है बेटा? स्ट्रोमा में। ये कहां हो रहा है? स्ट्रोमा में। ये कहां हो रहा है? मेम्ब्रेन सिस्टम में। इसे डिवीजन ऑफ लेबर कह रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों की लोकेशन अलग है,
या टाइम भी अलग है, या सिर्फ लोकेशन अलग है? लोकेशन अलग है। इसकी लोकेशन है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, और डार्क रिएक्शन की क्या है? स्ट्रोमा। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से, लाइट रिएक्शन जो होता है वो दिन में हुआ, तो डार्क भी दिन में होता है। लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या रिलेशन है? जो लाइट रिएक्शन में चीज बनती है वो डार्क में यूज होती है। ये कुछ इस तरीके का है कि मान लो किचन में खाना बन रहा है, आपकी मदर रोटी बना रही है, आप बगल में रोटी खा रहे हो, तो उन्होंने जो रोटी बनाई लाइट रिएक्शन हुआ, आप खा रहे हो डार्क रिएक्शन है। अगर वो बनाना बंद कर देंगे, आप खाना बंद कर दोगे। तो पहले लाइट रिएक्शन रुकेगा, फिर डार्क रिएक्शन रुकेगा। पर क्या गैस की आवश्यकता आपको तो नहीं है, तो इसी तरीके से लाइट की आवश्यकता डार्क रिएक्शन को नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात में हो जाएगा। अगर उसे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट मिले तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा दिन है कि रात है। पर लाइट रिएक्शन क्योंकि लाइट में होता है, इसलिए डार्क रिएक्शन को भी दिन में होना पड़ेगा। अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं कि लाइट रिएक्शन अकर इन डे टाइम और डार्क रिएक्शन अकर इन डे टाइम, दोनों ठीक है। समझ आया? क्योंकि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करता है डार्क रिएक्शन, होता दोनों सेम समय है, हल्का सा आगे पीछे है बस। जैसे शाम होगी, इवनिंग होगी, सुन लो ध्यान से सारे, इवनिंग होगी तो पहले लाइट रिएक्शन रुकेगा। ठीक है, मम्मी ने रोटी बना दी 4 एक्स्ट्रा, गैस बंद हो गई, लाइट रिएक्शन रुक गया। अब वो तुम चारों खा रहे हो, तो थोड़ी देर तक डार्क रिएक्शन चलेगा, वो भी रुक जाएगा। अब अगले दिन जब खाना बनेगा तो पहले लाइट रिएक्शन चालू होगा। समझ आ रहा है? फिर डार्क है तो नहीं, डार्क पहले चालू हो जाएगा, रात की नहीं बचेगी कुछ भी। पहले बता रहा हूं, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो रात में लाइट रिएक्शन का सारा प्रोडक्ट यूज हो चुका होता है, और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बन के स्टार्च में कन्वर्ट करना कर चुके होते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते कि लाइट रिएक्शन का कुछ बचा हुआ अगले दिन डार्क में यूज होगा, नहीं। शाम में पहले लाइट रिएक्शन रुकता है, फिर डार्क रुकता है। सही है? सुबह में पहले क्या चलेगा? लाइट रिएक्शन, फिर क्या चलेगा? डार्क रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि लाइट रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन बनता है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस में क्या पहले आएगा? ऑक्सीजन, फिर ग्लूकोज अपीयर होगा। यस? समझ आ रहा है? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि रात में डार्क रिएक्शन हो सकता है, नहीं, डार्क रिएक्शन रात में नहीं हो सकता। एनसीआर हम पढ़ेंगे इस बात को, ये मिस नोमर है, गलत वर्ड है। मिस नोमर मतलब गलत शब्द है। ठीक है, बोलो। आगे बात समझ में? तो डिवीजन ऑफ लेबर समझ में आ गया, काम का बंटवारा। क्लियर है? बताओ। ठीक है, यस, बनाओ जल्दी से। हमने डिवीजन ऑफ लेबर करके एक चीज वहां भी पढ़ी थी, कंपार्टमेंटलाइजेशन यूकैरियोटिक सेल में, वो भी एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर है। कंपार्टमेंट बनाएगी इसलिए गए, तो और यहां भी देखो कंपार्टमेंट बना रहे हैं। इसके अंदर की जगह को क्या बोल रहे हैं? ल्यूमन। इसके अंदर की खाली जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोकेमिकल फेज कहां होता है, क्वेश्चन ध्यान रखना, फेज अकर कहां पे? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, यहां हो सकता है, यहां तो होगा, या ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। यस, सी स्ट्रोमा और डी आउटर मेम्ब्रेन। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट। और अगर मैं क्वेश्चन में दे दूं कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन यूज इन, तो क्या आंसर आएगा? स्ट्रोमा। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रोडक्ट फोटोकेमिकल फेज का कहां यूज होगा? स्ट्रोमा में। क्लियर है? और लाइट रिएक्शन होता कहां पर है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, ल्यूमन में नहीं होता। लाइट रिएक्शन वो ये यूज करेगा बेटा, लाइट रिएक्शन थोड़ी लिख के देगा तुम्हें एग्जाम में। जल्दी करो, पिगमेंट बताने हैं।
हो गया? लिख लिया? जल्दी करो। और जिन्होंने लिख लिया पहला पैराग्राफ पढ़ लो फटाफट से। जल्दी करो। लिख ले बेटा। एक बार पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे सब लोग एनसीईआरटी खोल के, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है। आराम से पढ़ो, ध्यान से। जल्दी करो बेटा, फास्ट। सबको पता है कौन सा पढ़ना है ना? जल्दी पढ़ लो सब लोग। मैं रात में भी डार्क रिएक्शन करा सकता हूं अगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट आर्टिफिशियली बाहर से दे दूं। सही है? लिख लिया? लास्ट पढ़ लो भाई एनसीईआरटी। जल्दी, फास्ट। हाँ बेटा। हाँ, जो भी ग्रीन है यार। बेटा ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ना। असल में क्या, प्लांट में ग्रीन कलर सिर्फ क्लोरोफिल से आता है, इसलिए कर रहा है। ठीक है ना? हमारे अंदर तो ग्रीन कपड़े हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, पर प्लांट में ग्रीन कैसे आएगा? क्लोरोफिल से, इसलिए करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे कर रहे हैं, जल्दी करो। पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ लिया एनसीईआरटी? कोई पढ़ रहा है? मल्टी स्टेप है ना, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन डार्क में से डार्क स्लो है। हाँ, फोटोसिंथेसिस में ही तो दो स्टेप है ना, लाइट और डार्क। मल्टी स्टेप का क्या है? एक्चुअल में क्या है कि लाइट के अंदर भी कई स्टेप हैं, डार्क के अंदर भी कई हैं। वो इस सेंस में लिख रहा है, नहीं तो वो फिर दो ही लिखता। अब प्रॉपर कोई स्टेप डिफाइन, एक चीज और भी समझ बच्चे, लिविंग सिस्टम में कोई स्टेप डिफाइन थोड़ी होते हैं। स्टेप तो हमने बना रखे हैं ना। एक सिंगल रिएक्शन में तो नहीं हो रहा, कई स्टेप्स हैं। पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, समझ में आ रहा है? फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, फिर पानी टूटेगा, फिर जाके NADPH बनेगा, फिर जाके वो रिड्यूस करेगा। तो कई रिएक्शंस है। हमने क्या किया, उनको बड़ी कैटेगरीज में डाल दिया, लाइट और डार्क में। इस वजह से वो मल्टी स्टेप लिखना चाह रहा है। हो गया? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से।
ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ ली सबने? हैं? अभी बना ही रहे हो कुछ? चलो हेडिंग डालो, लाइट रिएक्शन में टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, बोर्ड पे फोकस रखो, आपको समझ में आएगा सारा। लाइट रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, सुनते रहो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 टॉपिक छोटे छोटे हैं जो आपने पढ़ने हैं, और नोट करो जल्दी से कॉपी में। टॉपिक से सिर्फ हेडिंग है। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल पिगमेंट की, कि पिगमेंट क्या होते हैं, डिटेल ऑफ पिगमेंट, मतलब पिगमेंट के थोड़े स्ट्रक्चर देख लेंगे, ताकि कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर वाले भी आप कर सको। फिर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ पिगमेंट, फंक्शन किस प्रकार से करता है पिगमेंट काम। फिर हम पढ़ लेंगे एक पिगमेंट से बनी हुई यूनिट, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अपने पढ़ेंगे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और इसी में एक लास्ट टॉपिक अपने देख लेंगे, एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये वाली बातें समझ में आ रही है? ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले पिगमेंट की कुछ डिटेल्स चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं लाइट रिएक्शन में। ये सारे टॉपिक करने के बाद हमारा लाइट रिएक्शन का चीज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ बहुत छोटे टॉपिक है, कुछ थोड़े बड़े हैं, ये सारे हमारे को करने हैं लाइट रिएक्शन में। ठीक है, चालू करें। सबसे पहले पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिगमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? कोई ऐसा है जो बोलेगा पिगमेंट इज कलर? पिगमेंट कलर होता है एक अलग बात है, पर पिगमेंट आर द केमिकल कंपाउंड विच कैन एब्जॉर्ब अ फिक्स वेवलेंथ। याद रखना, फिक्स, फिक्स का मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। यस, जैसे आप पढ़ते हो ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे किसी का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वैसा ही कुछ है। ठीक है, यस, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पिगमेंट को लेके, चालू करें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, पहला टॉपिक है पिगमेंट। पहला टॉपिक हमारे पास है पिगमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम पिगमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी, ध्यान देंगे, आपकी एनसीईआरटी जो है बेटा, वो ये बोल रही है कि हायर प्लांट में 4 पिगमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? हायर प्लांट कितने पिगमेंट हैं? टोटल 4 पिगमेंट है। क्या नाम है जो आपको पढ़ने? एक क्लोरोफिल ए, यस, उसके बाद क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये वो 4 मेन पिगमेंट है जो आपको पढ़ने हैं। अब सुन लो ध्यान से, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं पिगमेंट की। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पिगमेंट की। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सॉल्युबिलिटी बेस्ड है। सॉल्युबिलिटी मतलब ये किस में घुलता है पिगमेंट। ठीक है, सबसे पहले एक पिगमेंट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलता है। अब वैसे 2-3 पिगमेंट होते हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में एक ही लिख लो, क्योंकि वाटर सॉल्युबल पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसका एग्जांपल है एंथोसाइनिन, पर्पल कलर का होता है। एंथोसाइनिन आपको उस लीफ में दिख जाएगा, रोहियो की लीफ में, है ना। मैं दिखा देता हूं आपको कैसी दिखती है वो। कहाँ गया इसका? ओए नलायको, सिर्फ यही काम है तुम्हारा? ये जो इसकी लीफ है ना, तुम्हारा कुछ नहीं होना भाई। इसकी लीफ का पर्पल कलर है, सुन लो ध्यान से। इस प्लांट का नाम रोहियो डिस्कलर है। इसकी लीफ पर्पल होती है, उस वो जो कलर आता है वो एंथोसाइनिन से आता है, और वो एंथोसाइनिन साइटोप्लाज्म में होता है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एंथोसाइनिन की बात कर रहे हैं।
दूसरे पिगमेंट हमारे पास सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसमें सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर कोई चीज है तो वो पोलर होगी, नॉन पोलर होगी? नॉन पोलर होगी ना, सही है। तो वो लिपिड नेचर की हो सकती है। क्या हो सकती है? लिपिड इन, खुद से लिपिड नेचर की हो सकती है। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे सिलेबस में दो पिगमेंट, दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या है? क्लोरोफिल। बोर्ड पे ध्यान रखो, नहीं आएगा समझ नहीं तो। जिनको दिक्कत है ध्यान से देखो इधर। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला लिख रहा हूं, C55H72O5N4Mg। अब सुनो ध्यान से, फॉर्मूला याद नहीं करना मुझे, काम क्या है सुनो। पॉइंट ये है कि अगर मैं C55H72O40 लिख दूं तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा अंतर नहीं है, नंबर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर में बहुत बड़े अंतर हैं तो वो केमिकली लिपिड होता है। पहचानने का तरीका है। तो पिगमेंट्स आर केमिकली लिपिड, इसलिए वो किसमें सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे ईथर, एसीटोन, इनमें सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हमें क्या करना है बेटा, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी समझने की कोशिश करनी है ताकि कुछ बेसिक सी चीजें आपको आ जाए। क्लोरोफिल में सेंटर में मैग्नीशियम होता है, उससे मेरे पास 4 बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है, तो 4 नाइट्रोजन जोड़ने के लिए 2 कोऑर्डिनेट और 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को मेरी बात समझ में आई होगी, नहीं आई? आ गई बेटा। 2 कोऑर्डिनेट ये देख, और 2 कोवेलेंट। अब सुनो, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये क्यों है, रीजन बताऊंगा क्यों। इससे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, और थोड़ा हीम के बारे में आपको पता चलेगा। बच्चे इधर ध्यान दो, ठीक है? हाँ ना, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, ये ऑनलाइन तो है नहीं, तुम रिपीट बोलोगे, है ना? अगर इधर उधर देख रहे हो, अगर रिपीट बोलोगे पिटाई कर दूंगा उसकी मैं। इधर ध्यान दो सारे। मैंने यहां पर मैग्नीशियम लिखा है, उसके साथ 4 नाइट्रोजन जोड़ दिए जो मुझे फॉर्मूले में दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहां बीच में CH ग्रुप लिख दिया है। CH ग्रुप ऐसे लिख दिया है, ऐसे। और उस CH ग्रुप के साथ मैंने एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल, एक डबल बॉन्ड ऐसे यहां पर और एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, एक ऐसे डबल और एक सिंगल करके ऐसे बना दी, एक रिंग बना दी है। तो इस रिंग को नाम देते हैं पोरफायरिन रिंग। क्या नाम देते हैं इसको? पोरफायरिन रिंग। इस पोरफायरिन रिंग में अगर आपको पता हो, नहीं पता मुझे ये बात, कि नाइट्रोजन अगर है उस पर अगर 4 कार्बन ऐसे, इसे पायरोल कहते हैं। यस, पायरोल बोलते हैं। तो पोरफायरिन रिंग में कितने पायरोल हैं? 4 पायरोल हैं। यस। कितनी मैग्नीशियम है? 1 मैग्नीशियम है और 4 नाइट्रोजन है। इस बात में डाउट है किसी को? ठीक है, क्या किसमें डबल बॉन्ड? बना ले बेटा, मैं थोड़ी बनाऊंगा ये सब। मैं तो तुम्हें मोटा मोटा आइडिया दूंगा बेटा, इतनी थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, या इतनी मुझे आती भी नहीं है, मुझे एग्जैक्ट थोड़ी याद होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से सारे बच्चे, ठीक है? तो सुभाष सर से तो नहीं पढ़ के आई है? ठीक है, इधर कर, इधर पढ़ फिर। ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम सेंटर में है, उसके साथ हमने 4 नाइट्रोजन लगा दी। अब क्या है, ये टोटल 35 कार्बन का होता है। कुछ कार्बन के ग्रुप इधर उधर जुड़ेंगे, वो हमारे काम का नहीं है, वो याद भी नहीं करने। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक रिंग बनती है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम है और उसके साथ 4 पायरोल जुड़े हुए हैं, ये याद रखना है। ये जो रिंग बनती है इसको पोरफायरिन हेड कहते हैं। अब यहां पर किसी एक कार्बन से ऐसे टेल बनती है, ये 20 कार्बन की होती है, ये लगभग 20 कार्बन की होती है। इस पे अल्कोहल ग्रुप होगा तो इसको फाइटोल टेल कह देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये टोटल 35 कार्बन का है। ठीक है, कितने कार्बन का है? 35 कार्बन का। बेटा ये एंथोसाइनिन क्लोरोफिल का पढ़ा रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से। तो पोरफायरिन क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपका ऐसा दिखेगा। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, अगर ये फाइटोल टेल ना हो और मैग्नीशियम की जगह आयरन लगा दो तो उसे हीम कहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर फाइटोल टेल ना हो, सही है, मैग्नीशियम की जगह क्या लगा दो? आयरन ग्रुप लगा दो, तो उसे क्या बोलते हैं? हीम बोलते हैं।
हीम हेमोग्लोबिन में तो होता ही होता है, उसके अलावा हीम साइटोक्रोम में भी होता है। साइटोक्रोम वर्ड सुनते हैं हम लोग, सही है। हीम क्या है मैं बताता हूं। हीम एक तरह का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो हेमोग्लोबिन में, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है सुनना ध्यान से। एक एक प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है बेटा, समझो सब लोग। हमारे पास एक प्रोटीन है, उसके साथ कोई केमिकल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो मिलके काम कर रहे हैं, तो प्रोटीन ग्लोबिन है, हीम उसके साथ जुड़ गया तो हीमोग्लोबिन बन गया। ऐसे ही एक एंजाइम है, उसके साथ हीम जुड़ सकता है, उन एंजाइम का नाम है कैटेलेस परऑक्सीडेस, उनके साथ भी हीम होता है। समझ आ रहा है? हीम के स्ट्रक्चर में और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या समानता है? दोनों में पोरफायरिन हेड होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? मैग्नीशियम और आयरन का। याद होगी बात? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं और कोई रीजन नहीं है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी हीम की इमेज रहे। क्लियर है? क्योंकि आप पढ़ते हो ना, हीम और ग्लोबिन अलग हो जाते हैं। यस, समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है। अब जो मेरे पास बेटा, मेरे पास यहां पर ध्यान सुनेंगे, मेरे पास ये जैसे पोरफायरिन रिंग लिख दी, फाइटोल टेल लिख दी। अब ये मान लो 35 कार्बन है, ये 20 कार्बन है। आप जोड़ने मत बैठ जाना, क्योंकि इसमें और भी ग्रुप होते हैं, वो नहीं लिखे मैंने, उतना आता भी नहीं और नाम उन्हें याद करना। मैग्नीशियम सेंटर में 4 नाइट्रोजन, ये समझ में आ गया। ये किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी में सुनना ध्यान से, क्लोरोफिल बी में यहां कहीं CH3 ग्रुप था, उसकी जगह CHO लगा दिया। फॉर्मूले में चेंज कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं क्लोरोफिल बी में CH3 को रिप्लेस करके CHO लगाना है कहीं पर, बस, तो तुम फॉर्मूले में तो चेंज खुद से भी कर सकते हो। कार्बन में चेंज हुआ है? नहीं। 2 हाइड्रोजन कम हो गई, 1 ऑक्सीजन बढ़ गई, यही तो होगा। बोलो। ठीक है। पहली बात, फॉर्मूले नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपको सिर्फ ये आ सकता है कि पोरफायरिन रिंग वगैरह क्या होती है, थोड़ा बहुत ये पूछ सकता है, और वो भी हीम की वजह से पूछ रहा है वो। हीम और इसमें समानता पता चल गई, तो हीम में नोट में लिख दें यहां पर। हीम में क्या होगा? हीम ऑल्सो हैव पोरफायरिन, पर उसमें क्या है बेटा? आयरन है। इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम क्या है? Mg क्या है? आयरन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट। कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाओ जरा। अब क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर है। बी में मैं चाहूं तो फॉर्मूला लिख दूं, चाहो छोड़ दूं, आपकी मर्जी है, पर मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि आप क्या करोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे। आपको मुश्किल चीज याद करके लगता है नीट में वही आती है, वो सबसे खराब हैबिट है। अब आ जाओ, एक कंपाउंड होते हैं कैरोटिनॉइड्स। ठीक है। कैरोटिनॉइड्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। अगर मैं इसका फॉर्मूला C40H56 लिखता हूं और इसका फॉर्मूला C40H56O5 या 6 लिख दूं, आपको पहली बात, इस फॉर्मूले से यह तो समझ आ रहा है कि सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते तो हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता, डबल में ऐड करके 2 और कर देते। अगर ये एल्केन होता तो 40 का डबल करते। ठीक है। दूसरा ईन लगा रहा है यहां पे भाई, तो डबल बॉन्ड कोई होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? सिंपल सा लॉजिक याद करो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन वगैरह एक्साइट कर पाते हैं। ठीक है। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड समझ में आता है? हाँ भाई, ये तो पता है सबको, एक छोड़ के एक। और इसमें इसमें क्या फर्क है? कैरोटीन का ये ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव है, नहीं, कैरोटीन का ये ऑक्सीजन ही तो है इसमें एक्स्ट्रा, बाकी तो सेम है, तो ऑक्सीजन है इसमें। इतनी बात याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं स्ट्रक्चर याद नहीं करा रहा, मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पिगमेंट के लिए पोरफायरिन रिंग होना कंपलसरी नहीं है, उसमें कार्बन अल्टरनेट ऐसे डबल बॉन्ड होगा तो भी काम चल जाता। अब देखो, इसके 2 एग्जाम्पल हैं आपके पास। एक है लाइकोपीन, टमाटर में होता है। किस में होता है? टोमेटो में, रेड होता है ये। कैसा होगा? रेड। और एक होता है कैरोटीन, इसे कहते हैं बीटा कैरोटीन, ये कैरेट में होता है। ठीक है। किस में होता है? कैरेट में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना, और ये नीट का क्वेश्चन था शायद 2018-17 का,
और जूलॉजी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि उसमें स्टेटमेंट थी सही गलत करके। क्वेश्चन ये था कि यार कैरोटीन जो होता है ना विटामिन ए बनाता है। अब मैं एक रिलेशन बताता हूं, आप बताना कितने मॉलिक्यूल बनाएगा। विटामिन ए में 20 कार्बन होती है, तो एक कैरोटीन कितने विटामिन ए बनाएगा? 2 बनाएगा ना, क्योंकि कैरोटीन में 40 कार्बन है। ठीक है, तो जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है उनको अगर कैरोटीन मिलता रहे तो उनमें विटामिन ए बनता रहेगा। क्लियर है? तो वो आई का क्वेश्चन था, वो न्यूरल का क्वेश्चन था। आई की एक स्टेटमेंट लिखी थी कि कैरोटीन जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए बना सकता है। समझ में आ रहा है? हम कहते हैं ना कैरेट से आंखें तेज होती हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि कैरेट से मुझे क्या मिल रहा है? कैरोटीन। कैरोटीन में कितनी कार्बन है? 40। तो एक कैरोटीन कितने विटामिन ए बनाएगा? 2। एक बात समझ में आ गई है नहीं? एक कैरोटीन कितने बनाएगा? 2 विटामिन ए बनाएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब जेंथोफिल में एक तो आपने फ्यूकोजेंथिन पढ़ा था, वो हमारे सिलेबस में यहां तो नहीं है क्योंकि वो तो ब्राउन एल्गी में था। एक हम पढ़ते हैं ल्यूटिन। ल्यूटिन होता है येलो कलर का और ये लीफ वगैरह में मिलता है, येलो लीफ। यस, क्लियर है? तो आपको समझना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी कैरोटिनॉइड जेंथोफिल लिख देती है, लेकिन रियल में कैरोटिनॉइड की 2 टाइप है, कैरोटीन जेंथोफिल। इनको कॉमन ग्रुप में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला लगभग सेम है। एक येलो कलर का है, एक रेड का है और एक ऑरेंज कलर का है। ये पिगमेंट्स, उसके बाद क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये मेन पिगमेंट है किसके? हाइयर प्लांट के। तो हाइयर प्लांट में 4 पिगमेंट हैं जो आपके काम के हैं। क्लोरोफिल ए, उसमें भी रिंग है। क्लोरोफिल बी, उसमें भी रिंग है। कैरोटीन जेंथोफिल में कोई रिंग नहीं है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वगैरह एक्साइट होते हैं। ठीक है, बोलो सही है यहां तक? क्लियर? क्या हमें पूरा स्ट्रक्चर याद करना है क्लोरोफिल का? नहीं, आपको बस दिमाग में रखना है कि सेंटर में मैग्नीशियम होता है, 4 नाइट्रोजन होती है, कुछ रिंग बनती है और कुछ टेल होती है, बस। इवन आप कार्बन भी मत याद करो, फॉर्मूले नहीं याद करने, C55H72 ये नहीं याद करने। गलती से एक आध टेस्ट में आ जाए तो मत करना, क्योंकि वो एक आध गलती से आ गया, पर आएगा नहीं नीट में। नीट में कहीं कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा। क्लियर है? नोट करिए जल्दी, फास्ट। टाइम अभी नहीं हुआ बेटा, टाइम आपके जीवन में अभी बहुत है ना? और जो ये समय है जीवन का ना, ये बहुत क्रूशियल है। समय धीरे धीरे होगा। किसमें? नहीं नहीं, हिम में फाइटोल नहीं होता। फाइकोबिलिन में उधर आ जाएगा वाटर सोल्यूबल में, पर फाइको शब्द किसके लिए? एल्गी के लिए। हम अभी हायर प्लांट्स की बात पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं लिखवाया। फाइकोबिलिन जो होते हैं उसमें फाइकोसाइनिन और फाइकोरिथ्रिन आते हैं। फाइकोसाइनिन सुना है? किसमें होता है? साइनिन शब्द का मतलब है ब्लू, वो ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में एक क्लोरोफिल होगा, वो हरा हो गया, और फिर क्या आ गया? फाइकोसाइनिन, जो ब्लू हो गया। ठीक है? और रेड वाला पिगमेंट क्या होता है? फाइको इरिथ्रिन। तो फाइकोसाइनिन फाइको इरिथ्रिन वाटर सोल्यूबल है, पर मिलते वो किस में? एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है? कोई लिखना चाहो लिख लो, भले नोट करके लिख ले भाई। हीम में और उसमें समानता समझ में आ गई? साइटोक्रोम में आयरन की वो स्टेज होती है जब वो इलेक्ट्रॉन ले सके, कौन सी होगी? +3 +2। हीम में, सॉरी हीम नहीं कह रहा हूं, साइटोक्रोम में आयरन की वो स्टेज होती है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। +3 होगी ना, +3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो +2 में कन्वर्ट होगा, +3 होगी। क्योंकि साइटोक्रोम का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना और आगे पास कर देना। ठीक है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए? लेने के लिए थोड़ी ठीक करो तुम लोग अपनी डेफिनेशन। बेटा ऑक्सीजन लेने के लिए वो चीज मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए ना, तो वो ऑक्सीडाइज स्टेज में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है?
क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, चलिए नोट करो। कुछ बच्चे मर गए अभी थोड़ी देर के लिए, क्लास खत्म होते फिर जिंदा हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है कई बार। जैसे कुछ बच्चे, कुछ लोग हैं जब सो जाते हैं तो रात में थोड़ी देर के लिए मर जाते हैं, फिर उन्हें सुबह मार मार के उठाना, जिंदा करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, इस तरह से तुम्हारे सुधांशु सर भी सोते हैं, जो क्लास छूटती है वो ऐसे ही सोते हैं। वो फोन ऑफ हो गया और मर गए थोड़ी देर के लिए फिर अगले दिन जिंदा होंगे, उनको कोई नहीं उठा सकता। बीएन सर उनका दरवाजा पीट पीट के चले जाते हैं। हाँ, है, हाँ, जो भी है, कुछ लोग ऐसे ही सोते हैं नहीं। हाँ। कुछ लोग बेड पे सोया, सुबह नीचे गिरा हो, उसे पता ही नहीं है ना? ऐसे नहीं सोना चाहिए भाई, क्या बात कर रहा है? ऊपर से तुम गांव में रहते हो, बगल में सांप सो रहा है। नहीं, हाँ। बाकी काटेगा नहीं तुम्हें, कहेगा यार ये मेरे से बदकिस्मत है, नीट की, वो नीट की किताब देख के चला जाएगा, कहेगा ये तो नीट की तैयारी कर रहा है ना? इतना अनलकी बच्चा है। हाँ, हाँ, ऊपर से देखेगा फिजिक्स और चला जाएगा। हाँ, अगले दिन आएगा तो देखेगा वही चैप्टर खुला हुआ है, कहेगा 4 दिन से वही बना रहा है। ठीक है, हाँ, हाँ, तो आके डसेगा तुम्हें फिर रूपा देखेगा तो। हाँ, बस भाई चलो लिखेंगे जल्दी से। लिख लिया? थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं। पहले लिख लो इतना, 5-7 मिनट पढ़ेंगे बस। हम्म, भाई साहब, पानी इसमें ले ले हाथ में, है ना? फिर वहां से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन शुरू करियो, टीवी भी लगा दियो उसमें सारी, है ना? ऐसे हाथ में लेके, है ना, टीवी प्लस IRV, डीप जाना चाहिए। हाँ, जल्दी निपटोगे तुम तब। चलो, क्या वैल्यू होती है टीवी की? 500, और IRV 2500 है, और ERV और RV, एक 1100, एक 1200 है? अब दिक्कत है एग्जाम में कैसे याद आएगी? हाँ, चलो जल्दी लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो, छोटा सा टॉपिक बताना है। सुन लो, 2 मिनट सुन लो, सिर्फ सुन लो। बस भाई, कितनी बात करते हो यार तुम लोग, एकदम नेता हो। आ जाओ। फर्स्ट टॉपिक में हमने पिगमेंट की थोड़ी डिटेल पढ़ी है, उतनी काफी है। सुनो सारे सब लोग बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन ऑफ पिगमेंट पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, रो नहीं। फंक्शन ऑफ पिगमेंट, बोर्ड पे ध्यान रखना, यहां से बेन बेस बनेगा, कृपया बोर्ड पे ध्यान दे। सुने सब लोग, सबसे पहले आपको क्या याद करना है बच्चे? सुनो सब लोग पीछे, ये जो तुम बैठ के बातें बना रहे हो ना, पीछे पिटाई खाओगे किस दिन? ये डिसाइड कर रहे हो कौन सा एम्स लेना है? वो वाला डिस्कशन तो नहीं चल रहा है? है? किसका शादी होने वाला है? VT सर का? तुम्हारा सिलेबस फिर नहीं होगा पढ़ोगे नहीं। बस मत करो यार, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग? कल पढ़ रहे हैं, छोड़ दो यहां से, कल पढ़ो।